नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का बहुत स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम होता है और जो इन परिवर्तनों को अपनाता है वही समय के साथ आगे बढ़ता जाता है। हमारे कई किसान भाई भी ऐसे ही नए परिवर्तनों को अपनाकर आज न केवल अपनी आय दोगुनी कर चुके हैं बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी अपना महती योगदान दे रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे ही दो किसानों से मुलाकात करवाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि खेती किसानी में उन्होंने कौन से नए परिवर्तन किए, किस प्रकार उन्होंने न केवल अपनी आय दोगुनी की बल्कि खेती के नई परंपरागत तकनीकों को अपना करके यहाँ पर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दिया है। तो उनका परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं बने सिंह दांगी जी। आप सीहोर जिले के सेमरा दांगी गांव से आते हैं। बहुत स्वागत है आपका बने सिंह जी। और आपकी पहचान जैविक कृषक के तौर पर होती है। हमारे साथ आज दूसरे मेहमान हैं राम किशोर दांगी जी। आप बैरसिया तहसील के ग्राम भैसोंदा से आए हैं और आपने भी बहुत अहम काम किया है खेती किसानी में। कम पानी में कैसे अच्छी फसल ली जाए, इस पर आपने काफी काम किया, जिस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। आप दोनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले बने सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। जैविक कृषक के तौर पर आपने कैसे पहचान बनाई, यानी जब आपने खेती किसानी की शुरुआत की थी, परिवार में किस प्रकार खेती होती थी और फिर आपने उसमें कौन से परिवर्तन किए? जी नमस्ते किसान भाइयों, सभी को मैं बने सिंह दांगी ग्राम पोस्ट सेमरा दांगी से अपना परिचय। साथियों, हमने देखा कि जब पंजाब के अंदर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है जिसमें कैंसर के पेशेंटों को भर करके और बम्बई ले जाता है और वहाँ पे उनका इलाज होता है। और आज मालवा में भी हर चौथे पांचवें घर में एक कैंसर का मरीज बैठा हुआ है। इसलिए इन सभी बातों पर विचार करते हुए हमने सोचा कि क्यों ना इस खेती को हम परिवर्तन करें। जी। और परिवर्तन कैसे होगा, इसके लिए हमने जैविक खेती करना जरूरी समझा। जैविक खेती में हमने स्वयं का अपना खाद बनाया, स्वयं का अपना कीटनाशक बनाया और इसके अलावा उपचारित करने के लिए भी हमने जैविक दवाएं तैयार की। और इस प्रकार हम पिछले 5-6 वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं। ये प्रारंभ में जो है 2-3 वर्ष तक जैविक खेती में दिक्कत आती है और वो थोड़ा मुनाफा कम होता है। हाँ जी। लेकिन इसके बाद में 3 साल के बाद में जो है उत्पादन उसका बढ़ जाता है और जो लोग रासायनिक खेती करते हैं उसी प्रकार का उत्पादन जैविक खेती के अंदर आना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे बड़ी समस्या किसान जो है नलवाई में जो आग लगाते हैं, नलवाई में आग लगा करके अपने खेतों का जो उत्पादन घटा रहे हैं, उसमें मिट्टी के अंदर कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं और वो पोषक तत्व मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा मेड़ों पर छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों ने अपनी जमीन को हाथों से बर्बाद किया है। तो उन सब बातों पर हमने विचार करके जैविक खेती को करना महत्वपूर्ण समझा। और हमारे पास में आज बने सिंह जी, किस तरह से फायदा हुआ आपका? दोगुना मतलब पहले लागत ज्यादा आती थी और पर्यावरण को भी नुकसान होता था, फिर उसके बाद जब आपने जैविक खेती को अपना लिया, किस प्रकार का फायदा हुआ? मानिए हमने दुगना नहीं, हमने जो है चौगुना उत्पादन उसमें जो है। क्योंकि 3 साल तक तो हमें घाटा रहा। इसके बाद में हम लगातार जब जैविक खेती करते रहे तो हमारा उत्पादन जो अन्य किसान जो करते हैं उनके बराबर हमारा उत्पादन होने लगा। और इसके बाद में दुगने रेट पर हमारा जो है अनाज, हमारा गेहूं, हमारे दालें घर से जो है लोग, मतलब जब उसका प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने जाना कि जैविक खेती वाकई में हमने ओरिजिनल से जैविक खेती की, तो हमारे घर से हमारा उत्पादन बिकने लगा और हमें उसका चौगुना फायदा मिला। बिल्कुल जाहिर सी बात है। रामकिशोर जी, अब आपसे हम चर्चा करते हैं। और देखिए, आप जिस जगह से आते हैं, आपसे हम चर्चा कर रहे थे, पता चला कि वहां पर बहुत कम पानी उपलब्ध है। फिर ऐसे में आपने खेती किसानी में कैसे उसको बढ़ाया और पानी की कमी को आपने कैसे पूरा किया? नमस्कार किसान भाइयों, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी रही है। 2005 से हमने उसमें परिवर्तन लाया। तो सबसे पहले तो नरवाई में आग लगाना बंद की जी। तो उसके जैविक जो तत्व है ज़मीन के वो बचे। अब हमारे पड़ोस में जो किसान भाई है, कुछ लोग आग लगाते हैं, उनको हमने जब समझाया तो उनके समझ में आया, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। मैं जैविक मतलब कम पानी में सूखी गेहूँ 2 बखर करके
वो बोनी कर देते हैं। अच्छा। तो उसमें बीज कम डलता है, एक तो 50 से 55 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं, और जो लोग पलेवा करते हैं वो 75 से 80 किलो प्रति एकड़ डालते हैं। तो 10 से 15 किलो तो हमारा बीज बचता है। जी जी। और उगने की क्षमता 90 से 95% रहती है। अच्छा। सूखे में जब पानी करते हैं तो पूरा एक एक दाना उगता है। 3-3 घंटे स्प्रिंकलर चलाता हूँ मैं, और 3 बार सिंचाई करता हूँ। इसके बाद में 18 से 20 कुंटल पर एकड़ उत्पादन निकलता है। तो मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि नरवाई में कभी आग नहीं लगाएं, उसका बहुत नुकसान है। एक तो पोषक तत्व नष्ट होते हैं, केचुआ वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं। बाजू में जो पेड़ हैं, पर्यावरण के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने पेड़ लगाना भी शुरू किया, मेड़ों पे सब मेरे हर खेत के गनमन पेड़ रहेंगे। अच्छा। और जैविक खेती का एक उदाहरण भी है, मधुमक्खी। जहाँ जैविक खेती होगी वहाँ मधुमक्खी जरूर होगी। मेरे हर खेत में मधुमक्खी मिलती है। जी जी। मैं रासायनिक बहुत कम खाद डालता हूँ। रासायनिक खाद 25 किलो पर एकड़ यूरिया, 25 किलो पर एकड़ DAP। अच्छा। इसके बाद 18 से 20 कुंटल गेहूं की पैदा लेता हूँ। और फसल चक्र सबसे जरूरी है। बिल्कुल। फसल चना, चक्र आपने गेहूं कैसे अपनाया रामकिशोर जी? थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को समझाइए कि कब किस तरह की फसल लेना चाहिए, कितने समय के बाद उसमें परिवर्तन करना चाहिए। फसल चक्र में हर साल मतलब 2 साल में बदलते हैं। अच्छा। चना बोते हैं 1 साल, जैसे 8 एकड़ में चना बो दिया, अगली साल उसमें मसूर बोई, फिर इसके बाद गेहूं बोते हैं। अच्छा अच्छा। तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल। जो चने में उगरा लगता है, लोग कहते हैं अब चना बोना ही बंद कर दिया किसान भाइयों ने, लेकिन मेरे यहाँ आज भी 2005 से आज बराबर 10 एकड़ में मैं चना और मसूर की खेती करता हूँ, 10 एकड़ में गेहूं की खेती करता हूँ। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो देखिए किसान भाइयों, रामकिशोर जी ने जैसा बताया कि नरवाई जलाना बहुत आसान काम लगता है, लेकिन उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं, और बिना नरवाई जलाए भी पूरा फायदा लिया जा सकता है। आपकी खेत की मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको बचाया जा सकता है, और खेती किसानी को भी आप बढ़ा सकते हैं। बने सिंह जी, आपने कहा कि आपने जैविक खेती को अपनाया, घर से ही आपने खाद और गौमूत्र का इस्तेमाल किया, तो पशुपालन को इसमें आपने कैसे बढ़ावा दिया? पहले क्या स्थिति थी, और जब आपने जैविक खेती की तब कितना उसमें बढ़ोतरी हुई? हमारे पिताजी के समय पर जब वो पशुपालन करते थे तो मात्र 1 या 2 गाय वो रखते थे। अच्छा। तो उससे क्या, उसके मतलब हमारे परिवार के दूध की व्यवस्था हो जाती थी और थोड़ा बहुत गोबर हो जाता था। लेकिन हमने जब जैविक खेती की शुरुआत की तो जैविक खेती के लिए मुख्यतः पशुपालन होना बहुत आवश्यक है। बगैर पशु की जैविक खेती संभव नहीं है। तो हमने जो है एक डेयरी फार्म खोला, उसमें 10-12 पशु हमारे जो है उसमें है। तो उससे हमारा जो है गोबर की पर्याप्त व्यवस्था उससे हो जाती है, और उसमें हमने 3 हमारे खेत पर ही वर्मी कंपोस्ट के यूनिट बनाए हैं। अच्छा। उससे हम जैविक तरीके से जो है वर्मी खाद बनाते हैं। और अभी जो है सोयाबीन का जो कचरा कूड़ा जो हार्वेस्टर में निकलता है उसको लोग क्या कर रहे हैं, किसान भाई जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। लेकिन हमने उसको जो है इकट्ठा करके और पूरा बेड के ऊपर बिछा दिया। अच्छा। और एक लेयर उसकी जो है गोबर की, एक कचरे की, एक गोबर की, और इस तरह से उसको जो है हम पे उस पर डीकम्पोजर का जो है घोल का स्प्रे कर देते हैं। और 3 महीने के अंदर उसमें मतलब समझिए आप बिल्कुल एकदम भुरभुरा खाद बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा। सबसे बड़ी मतलब नादानी जो किसान भाइयों में नादानी बोलूंगा वो कर रहे हैं कि जो कचरे में आग लगाते हैं, जो एक्स्ट्रा जो कचरा होता है खेत का, उसमें अगर हम आग लगाएंगे तो कभी भी हमारी जैविक खेती जो है सफल नहीं हो पाएगी। हाँ। तो इसलिए आप जो भी किसान भाई हैं, आज के समय में जो है एक सफाया करके जो दवा चलती है, हरे पौधे को वो सुखा देती है, तो उसका जो है प्रचलन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो किसान भाई सभी से हमारा निवेदन है कि वो इस प्रकार की कोई दवाई ना फेंकें, क्योंकि कचरा खेत के अंदर होगा, कोई कचरा सड़ गल के और जो है खाद का काम करेगा। मुफ्त की खाद मिल रही है आपको। जी, लेकिन समस्या क्या है कि आदमी खेत को बिल्कुल साफ देखना चाहता है। खेत के अंदर कचरा होगा तो वो सड़ेगा, और सड़ने के बाद में 1 साल का जो दूसरी साल उत्पादन देगा। इस प्रकार से 3 साल के बाद में आपको किसी प्रकार की कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खेत अपने आप अपनी खाद बना लेगा। जी। तो देखिए, जो मैंने शुरुआत में कहा किसान भाइयों कि परिवर्तन के साथ आप चलेंगे तो हमेशा आगे बढ़ेंगे, और ये परिवर्तन का युग है कि आप नई तकनीकें अपनाएं, नई विधियां अपनाएं, और जो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं, आपको जो सलाह देते हैं, उनको आप अमल में लाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। बने सिंह जी, आप जब इस तरह से आगे बढ़े जैविक खेती करते हुए, आपको मुनाफा हुआ, आपने बताया कि 4 गुना मुनाफा होने लगा, तो क्या कुछ किसान भाइयों के जीवन में परिवर्तन आया? उन्होंने आपसे सीखा, आपने कैसे उनकी मदद की, थोड़ा सा बताइए। हाँ, हमारे जो है गांव के कुछ लोग जो है, जब हमारा उनने देखा 3 साल तक तो हमको पागल समझा उन लोगों ने। जब हमारा उत्पादन कम आया तो लोगों ने सोचा रहे ये तो बेवकूफ है, पढ़ लिख करके जो है पागल हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 3 साल बाद जब हमारा उत्पादन उनके बराबर आने लगा, तो उन लोगों ने जो है धीरे धीरे 1-1, 2-2 एकड़ में दूसरे लोगों ने भी उसकी शुरुआत की। आज के समय में वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं कि किसानों की लाइन लगी हुई दुकानों को खाद लेने के लिए। यूरिया नहीं मिल रहा है, यूरिया का संकट हो रहा है। हमने यूरिया का स्रोत भी ढूंढा। यूरिया हम कैसे बनाते हैं? यूरिया हम स्वयं बनाते हैं। अच्छा। हाँ, यूरिया बनाने के लिए हम किसान भाइयों को बताते हैं, कोई आपको ज्यादा पैसे करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है यूरिया बनाने के लिए? 2 किलो देसी गाय का दूध लीजिए आप और उस दूध को जमा दीजिए। अच्छा। उसके अंदर एक तांबे का कोई लोटा, चम्मच वगैरह कुछ तांबे का पात्र डाल दीजिए और उसको जो है आपको दही बनने के बाद में उस दही को मत करके और मत करके उसको 200 लीटर पानी में मिला करके और आप खेत की फसल के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, आप देखिए किस प्रकार से आपका जो यूरिया काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा हमारा जो है कि नाइट्रोजन उससे मिलेगा। बताइए। लेकिन हाँ। समस्या ये है कि किसान जो पुराने ढर्रे में, उससे क्या हमारी जमीन भी खराब हो रही, लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। आज के समय में मतलब समझिए आप, हमारा जो गेहूं है अभी तो बुवाई नहीं हुई, अभी से हमारे पास फोन आने लगे हैं, क्योंकि हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा 1 महीना गेहूं डटता है हमारे पास में। अच्छा, और इसके बाद में लोग जो है एडवांस में बुकिंग करवाते हैं। एडवांस बुकिंग होने लगी। तो देखिए, जैविक खेती का ये फायदा है मित्रों कि अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं, जिसकी आज सबसे ज्यादा डिमांड है जैविक उत्पादों की, तो आपको देखिए, आपको किसी का मुंह नहीं देखना, आपसे घर आकर के उत्पाद खरीदा जाएगा। रामकिशोर जी, जब आपने नरवाई नहीं जलाई तो फिर वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं आपको सुनने देखने को मिली? क्या कुछ परेशानी आपको उठानी पड़ी? फिर आपने जब जिस तरह से 15 साल से आप बता रहे हैं ऐसी खेती कर रहे हैं, कितने किसानों के जीवन में परिवर्तन आया और कितने किसान अब ये तरीका अपना रहे हैं? सर, पहले तो जब मैंने नहीं जलाई तो लोगों ने मुझे भी यही कहा कि यार अरे बड़े मूर्ख है, उसमें बक्खर में थोड़ी दिक्कत तो आती है, 2 बक्खर करना पड़ती है, उसको चूरने रोटावेटर भी चलाना पड़ता। लेकिन अब इस समय 2017 से मेरे पड़ोस के जितने किसान हैं सब ने आग लगाना बंद कर दिया। उनको समझ में आई, जब फसल मेरी निकलती तो उसका दाना मोटा होता है, कलर में आता है, बगैर खाद के। वो खाद देने के बाद भी ऐसा नहीं बना पाते, मेरा टोटल बीज घर से चला जाता। अब उनके समझ में आई तो मैंने सब किसानों को यही सुझाव दिया कि भैया आग बिल्कुल नहीं लगाना है। शासन भी मना करता है और अपनी खुद की हानि हो रही है। बिल्कुल। और बहुत कम से कम खाद और पानी में बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है और जहाँ जहाँ पानी की कमी है, मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि स्प्रिंकलर से 3 से 4 घंटे, कुछ किसान आज भी गलती करते हैं, 6-6, 10-10 घंटे स्प्रिंकलर चलाते हैं। उससे बहुत पानी का वेस्टेज होता है और फसल को नुकसान होता है। तो उसमें 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। रामकिशोर जी, और आपने क्या तकनीकें अपनाई जिससे आपकी लागत कम हुई, मुनाफा बढ़ा? थोड़ा सा अगर बताएं कि अभी कितना मुनाफा आप प्राप्त कर लेते हैं? नहीं, मुनाफा मेरा यही है कि मेरा बीज बहुत अच्छे रेट में बिक जाता है। अच्छा। जब उसमें कलर आता है तो वो बिक जाता है। अच्छा, मुझे पोटाश की जरूरत नहीं पड़ती। नरवाई में जब आग नहीं लगा रहा, मैंने कभी उसमें वो सुपर नहीं डाला। और अभी मिट्टी परीक्षण भी कराया तो उसमें सुपर की और इनकी कोई कमी नहीं आई। अच्छा। सब जिंक, फास्फेट और सल्फर डालने का बोला है उनने, बाकी पूरे उसमें तत्व पाए गए जमीन में।
तो मैं यही कहूँगा कि उसमें नरवाई नहीं जलाने से बहुत फ़ायदे हैं। सोयाबीन का भी डंठल नहीं जलाते, अच्छा। हार्वेस्टर चलवाने के बाद उसको भी खेत में मिलवा देते हैं ठीक है। बखर से, तो उससे मेरी आय बढ़ी है। आज मुझे दुकानों पर जाना नहीं पड़ता, लोग 3 से 4 किलो पर एकड़ यूरिया डालते हैं, हम 25 किलो डालते हैं, तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है और पानी भी कम है, उससे स्प्रिंकलर से अच्छी सिंचाई करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों को, जहाँ जहाँ पानी कम है वहाँ स्प्रिंकलर से सिंचाई करें और डंठल में आग नहीं लगाएं, तो उससे पेड़े की बचत होगी, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और वर्षा भी अच्छी होती है। अब हमारे यहाँ पेड़ लगाना भी शुरू कर दिया, अभी मेड़ों पे सब चौतरफा पेड़ हर साल लगाते हैं। बिल्कुल। बने सिंह जी, आप थोड़ा सा और बताइए कि एक तो सलाह आप किसान भाइयों को क्या देना चाहेंगे, और दूसरा ये कि कौन सी तकनीक अभी जो किसान भाई परंपरागत खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं, वो कहाँ से किस स्तर से शुरुआत करें, कैसे जैविक खेती को अपनाएं? शुरुआत करने के लिए किसान भाइयों को ज़्यादा, जैसे आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो 10 एकड़ में से मात्र 2 एकड़ में जैविक खेती प्रारंभ करें। अच्छा। क्योंकि अगर, हाँ, यही तो लोगों क्या करते हैं, इतनी भूल करते हैं वो लालच के चक्कर में कि हमारा दुगने उत्पादन मतलब होगा, उसमें दुगने रेट पे हमारा बिकेगा, तो पूरा का पूरा कर दिया। इतनी गोबर की व्यवस्था नहीं है। अब गोबर की व्यवस्था नहीं है, फिर उसका उत्पादन पिट जाता है, तो लोग कहते हैं अरे जैविक खेती तो घाटे का सौदा है। तो इसलिए जो है 2 एकड़ से शुरुआत करें, फिर इसके बाद में फिर 3 साल बाद फिर 2 एकड़ बढ़ा दें। इस प्रकार धीरे धीरे करके जो है 4-5 साल के अंदर पूरी खेती जैविक खेती हो जाएगी। और बने सिंह जी, ये बताइए कि फसल चक्र आप कैसे अपनाते हैं, उससे आपको क्या फायदा हुआ? फसल चक्र में जो है हमें हर साल जो है छोड़ कर, जैसे इस बार चना बोया तो अगली बार जो है उसमें गेहूं बोएं। अच्छा। अगर हम फसल चक्र अपनाते रहेंगे, उसमें तोर भी बोएं, तो उसमें क्या है कि अपने आप उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज की जो है बढ़ती रहेगी और ऑटोमेटिक उसमें किसी प्रकार के ज्यादा आधे खाद की जरूरत पड़ेगी आपको। जैविक खाद भी अगर आप दे रहे हैं वर्मी कंपोस्ट का, तो उसमें आधे खाद की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए फसल चक्र बहुत मतलब यह है कि जरूरी है किसानों को अपनाना। जी बिल्कुल। तो देखिए किसान भाई, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फसल चक्र को भी अपनाएं, नरवाई बिल्कुल ना जलाएं। रामकिशोर जी, चलते चलते मैं भी हम चाहेंगे कि आप किसान भाइयों को आपकी ओर से भी कुछ सलाह दें कि जिस तरह से आपने 15 साल में खेती की जो परंपरागत विधियों को छोड़ करके नई तकनीकें अपनाई और जो कृषि वैज्ञानिकों की आपने सलाह मानी, वो क्यों किसान भाई अपनाए और किस तरह वो भी अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं? मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि फसल में उसमें नरवाई में आग बिल्कुल नहीं लगाएं। दूसरी बात, फसल चक्र बहुत ज़रूरी है। गेहूं के लालच में आजकल लोग लालच ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं, तो उससे बहुत हानि होती है। चना, मसूर और गेहूं, 3 का फसल चक्र अपनाओगे, खाद की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, फंगस कम पैदा होगा ज़मीन में, और नरवाई बिल्कुल नहीं जलाएं। तो देखिए किसान भाइयों, ये प्रगतिशील किसान भाइयों की सलाह है जिन्होंने नई तकनीकें अपनाई हैं और कुछ उसमें बदलाव किए, जैविक खेती को बढ़ावा दिया। जाहिर सी बात है, जैसा बने सिंह जी ने कहा कि आज कैंसर जैसी घातक बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं और उसकी वजह है कि हमारे खाद्य पदार्थों में, हमारी फसलों में, हमारी सब्जियों में लेड जैसे केमिकल बहुतायत में पाए जा रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों, जो आज कहा है कि कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होगा आपको जैविक खेती अपनाने से। आपकी लागत बहुत कम हो जाएगी, आपको बाजार की ओर यूरिया या खाद के लिए आपको मुँह नहीं देखना होगा और आपकी फसल भी हाथों हाथ बिक जाएगी। तो बहुत शुक्रिया बने सिंह जी आपका, बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा एक और अनुरोध करना चाहूँगा कि जो फसलें हम गेहूं चने की फसल लेते हैं, उसके अलावा एक आध एकड़ में उद्यान की फसलें भी हमें लेना चाहिए। हमने 1 एकड़ में पपीते का बगीचा लगाया। अच्छा। उस पपीते का बगीचे से 1 एकड़ से हमने 2 लाख रुपए का मुनाफा किया है। और उसके बीच में जैसे हमने 8 फीट की दूरी पर पपीते लगाए हैं, लाइन से लाइन, और बीच में जो लहसुन प्याज लिया, तो उससे जो है आम के आम और मिश्रित खेती, यानी मिश्रित खेती को भी देखिए अपनाना बहुत जरूरी, उससे जरूर फायदा होगा। और चलिए किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाई बहनों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भरपूर होगी गेहूं की उपज, ब्रोकली का उत्पादन, धनिया से नगद आमदनी, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। भरपूर होगी गेहूं की उपज। रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई जो किसान भाई समय पर नहीं कर पाते हैं, वो लो गेहूं की पछेती किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जिनसे पर्याप्त उत्पादन अभी भी प्राप्त कर सकते हैं।
पचेती बिजाई 25 दिसंबर तक पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि बुआई 15 दिसंबर तक कर ली जाए। ऐसा करने पर पैदावार ज़्यादा मिलती है। फसल में दीमक से बचाव के लिए 150 मिली क्लोरोपाइरिफोस 20% का 4.5 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 क्विंटल बीज का उपचारित करें। इसके अगले दिन कणुआ व करनाल बंट रोग से बचाव के लिए 1 ग्राम रेक्सिल फफूंदनाशक दवा प्रति किलो बीज की दर से सूखा उपचार करें। अंत में बिजाई से थोड़ा पहले जीवाणु खाद एजोटोवेक्टर तथा फोसोफोटिका से उपचारित करें। इसी तरह खेत की तैयारी के समय जिंक व यूरिया खेत में डालें और डीएपी को ड्रिल से दें। बोते समय 50 किलो डीएपी, 45 किलो यूरिया, 20 किलो म्यूरेट पोटाश तथा 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ दें। पहली सिंचाई के समय 60 किलो यूरिया दें। पहली सिंचाई 3 हफ्ते बाद फुटाव के समय, गांठें बनते समय, बालियां निकलने से पहले, दूधिया दशा में तथा दाना पकते समय सिंचाई करनी चाहिए। ब्रोकली का उत्पादन। ब्रोकली विदेशी सब्जी है जिसका उपयोग सलाद तथा सूप के लिए किया जाता है। वर्तमान में इसकी काश्त हमारे देश में भी होने लगी है। ब्रोकली हरी, सफेद तथा बैंगनी होती है। इसमें से हरी ब्रोकली ज्यादा प्रचलित है। इसकी अगेती मध्यम तथा देरी से लगाने वाली किस्म जैसे डी निप्को, ग्रीन बर्ड, स्पोर्टन, अर्ली, ग्रीन स्प्राउटिंग तथा लेट स्प्राउटिंग इत्यादि लगाई जा सकती है। ब्रोकली की खेती के लिए रेतीली दोमट भूमि उपयुक्त होती है जिसमें अच्छा जीवाश्म हो। लगाने का उपयुक्त समय अक्टूबर और नवंबर है। नर्सरी अक्टूबर में लगाकर पौध तैयार करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। क्यारियों में 45 सेंटीमीटर कतार से कतार तथा 30 सेंटीमीटर पौध से पौध का अंतर रखें। यूरिया 260 किलो, 375 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 130 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालें। रोपाई के 70 से 75 दिनों बाद से कटाई शुरू की जा सकती है। फूल बनने के पहले तक ही कटाई करना चाहिए। धनिया से नगद आमदनी। धनिया एक नगदी फसल है। सब्जियों में इसका उपयोग जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका मूल्य 10 रुपए किलो से लेकर 100 रुपए किलो तक जाता है। पानी से इसकी हानि होती है, इस कारण बरसात में बहुत महंगा हो जाता है। धनिया लगाने के लिए भारी दोमट भूमि जिसका जल निकास अच्छा हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसमें 5 से 10 टन गोबर की खाद अवश्य डालें। किस्मों में ग्वालियर नंबर 5365, मोरक्कन, B2, CS 193, CO1 तथा MD2 लगाएं। बीज की मात्रा 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर रखें। बोनी का उचित समय अक्टूबर माह है। पहले बीज को रगड़कर 2 दलों में विभाजित कर लें। कतारों में 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बोएं। पौध से पौध की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बीज का उपचार थाइरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करें। बीज को 10 से 20 घंटे पानी में भिगोकर निकालकर सुखाकर बोने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई के समय 160 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। 20 से 25 दिन बाद 85 किलो यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करें। कृषि वैज्ञानिकों की कुछ सलाह। खरीफ फसलों की कटाई के बाद उचित भंडारण की व्यवस्था करें। रबी की तैयारी के पूर्व अग्रिम आदान की व्यवस्था करें। पशुओं को समय समय पर टीकाकरण कराएं। वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार बीज किस्मों का चयन करें। सिंचित अगेती मटर व आलू की बोनी इस माह के अंतिम सप्ताह से कर सकते हैं। सरसों की बोनी के लिए प्रमाणित बीजों का बीजोपचार कर प्रयोग करें। तो खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।